प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया। पीएम मोदी ने इस दौरान करीब 1780 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि बनारस के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका मिले, इसके लिए यहाँ सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अब वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है। आज यूपी विकास के हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। आज काशी में पुरातन और नूतन दोनों स्वरूपों के दर्शन एक साथ हो रहे हैं। मुझे देश विदेश में मिलने वाले लोग बताते हैं कि वो किस तरह विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण से मंत्रमुग्ध है। लोग गंगा घाट पर हुए काम से प्रभावित है। हाल ही में जब दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज हमारी काशी से चला, उसकी भी बहुत चर्चा हुई है। एक समय था जब गंगा जी में इसके बारे में सोचना भी असंभव था, लेकिन बनारस के लोगों ने ये भी करके दिखाया। इससे पहले पीएम मोदी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट में भी शिरकत की और दुनिया के सामने टीबी को खत्म करने का संकल्प रखा। वर्ल्ड टीबी डे समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मुझे विश्वास है टीबी जैसी बीमारी के खिलाफ हमारे वैश्विक संकल्प को काशी एक नई ऊर्जा देगी। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल एक बार दवा लेनी होगी, यानी मरीज की सहूलियत भी बढ़ेगी और उसे दवाओं में भी आसानी होगी। आगे पीएम मोदी ने कहा, भारत अब 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। टीबी खत्म करने का ग्लोबल टारगेट 2030 है, लेकिन भारत 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। कर्नाटक और जम्मू कश्मीर को टीबी मुक्त अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दुनिया के टॉप 10 अमीरों में शामिल रहे भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी के विशाल साम्राज्य को हिलाने के बाद अब अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग का निशाना बने हैं ट्विटर के को-फाउंडर जैक डॉर्सी। शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने जैक डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक इंक पर अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी है और इस रिपोर्ट में जैक डॉर्सी की कंपनी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। नमस्कार, मैं अमित दीवान और आज बात हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट की जिसने ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी की संपत्ति पर बड़ा असर डाला है और रिपोर्ट आने के बाद जैक डॉर्सी 52.6 करोड़ डॉलर्स गंवा चुके हैं। चलिए जानते हैं वो कौन से 5 सबसे बड़े आरोप हैं जो हिंडनबर्ग ने जैक डॉर्सी की कंपनी ब्लॉक इंक पर लगाए हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म ने कहा है कि उसने जैक डॉर्सी की पेमेंट कंपनी ब्लॉक इंक के शेयरों को शॉर्ट किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में पहला आरोप यह है कि ब्लॉक इंक अपने ग्राहकों और सरकारों के खिलाफ फ्रॉड कर रही है। शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने डॉर्सी की कंपनी पर गलत आंकड़े जारी कर निवेशकों को गुमराह करने का आरोप लगाया है और इसमें कहा गया है कि ब्लॉक इंक के आधे से ज्यादा अकाउंट फेक हैं जो फ्रॉड करने में शामिल है। इतना ही नहीं, हिंडनबर्ग का आरोप है कि कंपनी ने यूजर्स की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में तीसरा बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जैक डॉर्सी के नेतृत्व वाली ब्लॉक इंक कंपनी बैंकिंग की पहुंच से दूर रहने वाले लोगों को निशाना बनाती है और उनकी मदद के नाम पर शोषण कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अपने ग्राहकों के साथ धोखा करने के साथ ही जिन क्षेत्रों में मौजूद है वहां की सरकारों के साथ भी फ्रॉड कर रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कैश ऐप के जरिए अपराधियों को फायदा मिल रहा है और इसमें यह आरोप भी लगाया गया है कि कोई भी फर्जीवाड़ा उजागर होने की स्थिति में उसके खिलाफ कार्रवाई के मामले में ब्लॉक ने बेहद गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में 5वां गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जैक डॉर्सी ने इस तरह हेरफेर करते हुए 5 अरब डॉलर का साम्राज्य खड़ा कर लिया है और फर्जी आंकड़ों की मदद से कोरोना महामारी के दौरान ब्लॉक का शेयर सिर्फ 18 महीने में 639% ऊपर बढ़ गए थे। चलिए जानते हैं कौन है जैक डॉर्सी। माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के फाउंडर रहे जैक डॉर्सी ने ट्विटर की कमान छोड़ने के बाद
ट्विटर को टक्कर देने के लिए नए प्लेटफॉर्म ब्लू स्काई को लॉन्च किया था। जैक डॉर्सी 2015 से 2021 तक ट्विटर के फाउंडर रहे थे और 2006 में जैक डॉर्सी ने इवान विलियम्स के साथ हाथ मिलाकर माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को तैयार करने के बाद इसे यूजर्स के लिए लॉन्च कर दिया था। बात करें हिंडनबर्ग की, तो हिंडनबर्ग को नेथन एंडरसन के नेतृत्व वाली शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने साल 2017 के बाद से अब तक ब्लॉक इंक से पहले 17 कंपनियों में गड़बड़ी को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है। जैक डॉर्सी की कंपनी इसकी 18वीं शिकार बनी है। हिंडनबर्ग ने इससे पहले अडानी ग्रुप को लेकर अपनी रिपोर्ट बीते 24 जनवरी को पब्लिश की थी और इसके बाद गौतम अडानी की कंपनियों में जो सुनामी आई उससे अडानी ग्रुप का मार्केट कैप कुछ महीने भर में ही 100 अरब डॉलर के नीचे आ गया और अडानी की नेटवर्थ का 60% हिस्सा साफ हो गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत ने मानहानि के मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? इसी मामले में राहुल गांधी पर गुजरात के भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री पुर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। नियम के अनुसार अगर किसी सांसद या विधायक को 2 साल या इससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। राहुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी अब क्या करेंगे? राहुल के पास अब क्या विकल्प बचे हैं? क्या अब राहुल गांधी जेल भी जा सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब आपको बताते हैं। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के मुताबिक अगर किसी नेता को 2 साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसे सजा होने के दिन से उसकी अवधि पूरे होने के बाद आगे 6 सालों तक चुनाव लड़ने पर रोक का प्रावधान है। अगर कोई विधायक या सांसद है तो सजा होने पर वो अयोग्य ठहरा दिया जाता है, उसे अपनी विधायकी या सांसदी छोड़नी पड़ती है। इसी नियम के तहत राहुल की सदस्यता चली गई। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कहते हैं कि सूरत की जिस अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनाई है उस अदालत ने राहुल को फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए 1 महीने का समय दिया है। तब तक राहुल गांधी की सजा पर रोक है। चूंकि कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया है, इसलिए नियम के अनुसार राहुल की सदस्यता चली गई। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि राहुल के पास अभी सिर्फ 2 विकल्प हैं। अगर वो कानूनी तरीके से आगे नहीं बढ़ते हैं तो आने वाले दिनों में राहुल गांधी को जेल भी जाना पड़ सकता है। सजा के खिलाफ सेशंस कोर्ट में जाना होगा। राहुल गांधी को सजा सुनाने वाली सूरत की अदालत ने उन्हें 1 महीने का समय दिया है। इस 1 महीने के अंदर राहुल को कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट में याचिका दायर करनी होगी। इसके बाद कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी का भविष्य निर्भर होगा। अब सवाल ये भी अहम है कि क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे? वरिष्ठ अधिवक्ता कहते हैं कि अगर राहुल गांधी सेशंस कोर्ट जाते हैं और वहां से उन्हें राहत मिलती है तो ही वो जेल जाने से बच सकते हैं। अगर सेशंस कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी तो ये तय है कि राहुल गांधी को जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके अलावा उन पर 6 साल का प्रतिबंध भी लग जाएगा। मतलब इस दौरान वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। यानी अब सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी पर जेल जाने की भी तलवार लटकती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के 6 विधायकों को पिछले 5 सालों में अलग अलग आरोपों में अदालतों की ओर से दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित किया गया। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आजम खान को पिछले महीने मुरादाबाद की एक अदालत के आदेश के बाद राज्य विधानसभा से अयोग्यता का सामना करना पड़ा था। उन्हें 15 साल पुराने एक मामले में 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने रामपुर विधानसभा सीट पर कब्जा किया था। उन्हें 29 जनवरी 2008 को एक राज्य राजमार्ग पर धरना देने का दोषी पाया गया था, क्योंकि 31 दिसंबर 2007 को रामपुर में सीआरपीएफ शिविर पर हमले के मद्देनजर उनके काफिले को पुलिस ने चेकिंग के लिए रोक दिया था। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी इसी मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनके पिता के साथ यूपी विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। संयोग से ये दूसरी बार है जब स्वार विधानसभा सीट पर काबिज अब्दुल्ला आजम को यूपी विधानसभा से अयोग्य घोषित किया गया हो। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से जाली जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर विधानसभा के लिए उनके चुनाव को रद्द करने के बाद उन्हें पहले 2020 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
अयोध्या में गोसाईगंज सीट से बीजेपी विधायक इंद्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी को 2021 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जब अयोध्या में एक एमपी एमएलए अदालत ने उन्हें और 2 अन्य को 1992 में एक कॉलेज में प्रवेश सुरक्षित करने के लिए मार्कशीट की जालसाजी का दोषी पाया था। उन्हें सजा सुनाई गई थी। जुर्माने के साथ 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। हमीरपुर से 4 बार के विधायक और पूर्व सांसद अशोक चंदेल अब आगरा जेल में बंद है। उन्नाव में बांगरमऊ सीट से विधायक रहे बीजेपी से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को 2022 में बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जून 2017 में उन्नाव के माखी गांव में एक नाबालिग से बलात्कार में कथित संलिप्तता को लेकर हुए हंगामे के बाद 4 बार के विधायक सेंगर को अगस्त 2019 में बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया था। अप्रैल 2018 में पीड़िता की ओर से मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया गया था, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आया। जब पुलिस ने उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की तो कुछ दिनों बाद उसके पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। नमस्कार, मैं अंशिका गुप्ता। विद्या बालन रानी मुखर्जी के करियर को नई उड़ान देने वाला फनकार आज इस दुनिया में नहीं रहा है। दरअसल इंडिया की सबसे दमदार एक्ट्रेसेस को लेकर कोई भी लिस्ट बने, विद्या बालन का नाम लिए बिना बात पूरी ही नहीं हो सकती। भूल भुलैया, इश्किया से लेकर पिछले सालों में रिलीज हुई शेरनी और जलसा तक उनकी एक एक परफॉर्मेंस बेहतरीन एक्टिंग की एक मिसाल है। आज विद्या का टैलेंट किसी पहचान का मोहताज नहीं है, मगर इसी दमदार एक्ट्रेस के लिए पहली हिंदी फिल्म मिलना अपने आप में एक तगड़ा स्ट्रगल बन गया था। आखिरकार परिणीता के डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा को एक छोटा सा बदलाव सुझाया, जिससे कई बार ऑडिशन में रिजेक्ट हो चुकी विद्या को उनकी पहली हिंदी फिल्म मिली। प्रदीप सरकार अब हमारे बीच नहीं रहे। 24 मार्च की सुबह 3:30 पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उनका नाम सिनेमा की टैलेंटेड हस्तियों में गिना जाता था। डायरेक्शन ही नहीं, एडिटिंग और राइटिंग के जरिए भी उन्होंने सिनेमा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। विद्या बालन को परिणीता में लीड रोल मिलने का किस्सा इस बात की गवाही देता है कि कई फिल्मी सेलिब्रिटीज के प्यारे दादा प्रदीप सरकार टैलेंट को पहचानने में कितनी बारीक नजर रखते थे। विद्या का सफर जिन वजहों से एक बेहतरीन इंस्पिरेशन है, उनमें से ये है एक कि उनके हाथ से फिल्में जाती रहीं, मगर इस दौरान उन्होंने टीवी सीरियल्स, एड फिल्म और म्यूजिक वीडियोस में काम करना जारी रखा। इन एड फिल्मों और म्यूजिक वीडियोस में कई बार उन्हें प्रदीप सरकार ने डायरेक्ट किया। जिन प्रोजेक्ट पर दोनों ने साथ काम किया उनमें पलाश सेन के बैंड यूफोरिया का म्यूजिक वीडियो कभी आना तू मेरी गली भी था। सरकार ने परिणीता की कास्टिंग का किस्सा याद करते हुए बताया था कि विधु ने 13 से 14 बार विद्या का टेस्ट लिया था। 15वीं बार में उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा था, देखो मेरी ललिता मिल गई। उधर विद्या को इस बार भी रिजेक्ट हो जाने का इतना यकीन था कि जब प्रदीप ने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। उल्टा उन्हें कॉन्सर्ट का मजा लेने में डिस्टर्बेंस हो रहा था, इसलिए वो फोन बंद करने का सोच रही थी। शांतनु मोइत्रा ने बताया कि किसी ने विद्या को मैसेज किया था, तुम परिणीता बन गई हो। ये स्ट्रगल खत्म हो चुका है। विद्या कॉन्सर्ट से बाहर आई और घुटनों पर बैठकर रोने लगी। परिणीता के लिए प्रदीप सरकार को बेस्ट डेब्यू फिल्म डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड मिला और विद्या को मिली क्रिटिक्स और फैंस की वो तारीफ जो आज भी उनके लिए उसी शिद्दत से की जाती है।